जैसे कि देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। कह रहा है कि ये देखिए, कह रहा है कि कोई पूर्णांक संख्या m है, अगर उस पूर्णांक संख्या m के लिए अगर धनात्मक सम पूर्णांक का किस रूप का होगा, कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि देखिए कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, मैं बात पहले समझिए, कंसेप्ट को समझिए। कोई भी पूर्णांक है, या तो पूर्णांक वो सम होगा या तो विषम। कोई भी पूर्णांक संख्या तो सम संख्या होती है या तो विषम संख्या, और वो भी सम संख्या में या तो धनात्मक विषम संख्या होगी या तो ऋणात्मक विषम संख्या होगी। ठीक है, उसी तरह आप लोगों को विषम संख्या में सम विषम संख्या होगा तो विषम विषम संख्या होगा। ठीक है, मतलब कि धनात्मक विषम संख्या तो ऋणात्मक विषम संख्या होगी। इसका कहने का मतलब यह है कोई भी पूर्णांक दो प्रकार का होगा, या तो वह सम संख्या होगा या तो विषम। सम में या तो वह प्लस होगा या तो माइनस होगा, मतलब कि धनात्मक सम पूर्णांक होगा या तो ऋणात्मक सम पूर्णांक होगा। उसी तरह विषम में क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा या तो ऋणात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो यही प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक, यहाँ पे बात कर रहा है किसका, धनात्मक संख्या का, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होगा 2m, किस रूप का, 2m। अब आप सोचेंगे कि 2m कैसे बता दिया सर ने, तो 2m इसलिए क्योंकि देखिए 2m, अभी m का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते, m बराबर 1 रखेंगे। अगर m बराबर में 1 रखता हूं यहाँ पे, तो देखिए 2 एकम 2 प्राप्त होगा। अगर m बराबर 2 रखूंगा तो 2 दूनी के 4 प्राप्त होगा। m बराबर 3 रखूंगा तो 2 तिहाई 6 प्राप्त होगा। m बराबर 4 रखूंगा तो 2 चौको 8। देखिए इससे जितनी भी संख्या निकलेगा सबका सब धनात्मक समपूर्णांक निकल रहा है, धनात्मक समपूर्णांक। तो किस रूप का होगा, तो 2m का रूप का होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न याद हो गया ना आप लोगों को कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का किस रूप का होता है, तो 2m के रूप का होता है। कितने रूप का, 2m का। क्लियर हो गया, इसलिए क्योंकि m का वैल्यू अगर कुछ भी रखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी, वो भी धनात्मक प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया वाला प्रश्न ना, कोई दिक्कत नहीं, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट को पकड़ना है। फिर चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सअभाज्य संख्याओं का युग्म है ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोचेंगे कि सअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है, तो चलिए देखते हैं सअभाज्य संख्याओं का युग्म। हमसे कहा है कि सअभाज्य संख्या, देखिए सअभाज्य संख्या का मतलब कि अगर कोई नंबर जैसे a और b दो संख्या है, दो अंक है a और b, और दोनों का अगर मैं निकालूं एचसीएफ, और दोनों का एचसीएफ मतलब एक आ जाए, एचसीएफ मतलब क्या होता है, मसा, अगर दोनों का मसा एक आ जाए तो समझिए कि दोनों क्या सअभाज्य संख्या युग्म बना रही हैं, दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या युग्म बना रही हैं। तो हमने कहा 18 और 25 मतलब 100% और 18 और 25 का एचसीएफ एक हो रहा होगा, इसलिए सअभाज्य संख्या युग्म है। तो चलिए हल करके देख लेते हैं। 18 और 25, बड़ा क्या है इसमें 25, तो बड़े में छोटे वाला का भाग देंगे, तो 18 एकम 18, 18 7 25, 7 बच जाएगा, आप 7 का भाग 18 में देंगे तो 7 दूनी के 14 बच जाएगा 4, अब 4 का भाग 7 में देंगे तो 4 एकम 4 बच गया 3, 3 का भाग 4 में देखें तो 3 एकम 3 बच गया 1, 1 का भाग 3 में देखें तो 1 तिहाई 3, देखिए कट गया। जिस संख्या से कट जाता है सेसफल जीरो होता है वही तो एचसीएफ होता है। देखिए कितना एचसीएफ 1 आ गया, और जब एचसीएफ 1 आ गया तो मतलब हमको मालूम चल गया कि 18 और 25 जो है और सअभाज्य संख्याओं का युग्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कंसेप्चुअल चल रहा है ना सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 और 25 सअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो सअभाज्य संख्याओं का युग्म जब भी देगा तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 100% एक होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़िए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो करना क्या है, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर माइनस 1/9 इधर आएगा तो प्लस 1/9 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, ये चीज वर्ग है तो उधर भेजेगा तो वर्गमूल में हो जाएगा 1/9, और वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, मालूम होगा आप लोगों को। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, तो x बराबर प्लस माइनस 1/3 कहीं दिख रहा है तो वही हो जाएगा राइट आंसर, प्लस माइनस 1/3 यहाँ दिख गया ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा कि समीकरण 5x माइनस 5 और x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। इसका हल पूछ रहा था, सिंपल इसका हल देखिए कैसे निकालेंगे हम। हमको देकर रखा है कि 5 कोष्टक में दे रखा है x माइनस 5
फिर कोष्टक में x प्लस 5 दे रखा है बराबर 55 का हल पूछ रहा है। ठीक है, तो गुणा है तो 5 कटा दीजिए, 5 कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में कट जाएगा। इधर बच जाएगा आपका x माइनस 5 बच जाएगा, और इधर बच गया x प्लस 5 बच गया, और इधर बच गया 11। आइए देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ना आप लोगों के, यहाँ बता दूँ फार्मूला आप लोगों को, ए प्लस बी अगर ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे इसको लिख देंगे। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी तो हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। अगर एक्स का वैल्यू निकालूँ तो ये वर्ग तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा 36, 36 हमेशा वर्गमूल प्लस माइनस निकलता है, तो एक्स बराबर 6 का वर्गमूल प्लस माइनस क्या होगा 6। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 तो होगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6 कहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए तो प्लस माइनस 6 दिखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिख गया ना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न है, कोई भी दिक्कत हो रहा है आप लोगों को बताइए, सब कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विविधकर है। अब हमसे विविधकर पूछा है, अब विविधकर क्या होता है देखिए, विविधकर, अब विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए विविधकर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह विविधकर निकालने का फार्मूला होता है। आज हमसे पूछा द्विघात समीकरण इतना दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विविधकर, तो देखिए क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विविधकर पूछा है। तो हमें पहले देखिए इस विविधकर निकालने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो हम तुलना कर देंगे इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए बराबर क्या आ जाएगा 3, एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर क्या आ जाएगा 4 और सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा। जब ये बी सी का वैल्यू ज्ञात हो गया तो इसलिए डी बराबर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल देंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए हमारे पास 3 है, सी हमारे पास माइनस के 5 है, तो डी बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 5 है 60, तो डी बराबर 60 और 16 कितना आ जाएगा 76। देखिए यहाँ विविधकर क्या आ गया 76 आ गया, देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं पे 76, लग जाए भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा। कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो इतना दिया है इसके जो मूल है ना, मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है कि जो विविधकर होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होने लगता है। मतलब आपको बात करूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविधकर है वो 0 के बराबर हो जाता है, कब, जब मूल बराबर दिया होता है तो यहाँ पे मूल ही तो बराबर दिया है। कह रहा है कि मूल अगर बराबर है तो सी का वैल्यू याद कीजिए, तो पहले हम यहाँ से तुलना करिए बी सी का वैल्यू याद करेंगे तभी तो यहाँ पे रखेंगे। तो दिया हमको क्या 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। तो पहले ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम तुलना कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस किस से bx और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए बराबर क्या आ जाएगा 2, एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 8 और सी बराबर क्या आ जाएगा सी का सी आ जाएगा। तब ए बी सी का वैल्यू निकल गया है। तो हमको पूछा है कि इसके मूल बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर सब वैल्यू रख दीजिए बी वैल्यू मतलब कि माइनस 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मतलब 2, सी का मतलब कि सी ही रहने वाला है बराबर 0 कर दूंगा। 0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर होता है तो व्युत्कर 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और माइनस 4 दूनी के 8 गुणे सी बराबर 0, तो हो जाएगा 8c बराबर माइनस 8c बराबर क्या हो जाएगा प्लस 64 उधर जाएगा तो माइनस के 64 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 8 64, सी बराबर क्या आ जाएगा 8। देखिए सी बराबर 8 आ गया, कोई दिया ऑप्शन में सी बराबर 8, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, तो डी दे रखा है तो ट्रिक लगा देते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, कोई भी डाउट, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां, देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या करा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, इन दोनों बीच की दूरी पूछ रहा है। अगर ए का निर्देशांक दे रखा है कितना
5,0 दे रखा है और इसका दे रहा है आपका -12,0 देख रहा है और दोनों बीच के बिंदु की दूरी मतलब कि डी को वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो यह वाला जो 5 है ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2 और डी निकालना है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है ना, डी मतलब ए बी के बीच की दूरी। तो फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ डी बात करें, डी बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से x2 का मतलब कितना है -12 हो गया और -x1 मतलब क्या 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, -y1 यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, इसका यह हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। डी बराबर यहाँ से क्या हो गया आपको -12 - 5 माइनस के हो गया 17 का यह हो गया होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का यह हो गया होल स्क्वायर और डी बराबर यहाँ निकल जाएगा -17 का क्या होता है -17 का स्क्वायर 289 और प्लस 0 का क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी निकालना चाहूँ तो 289 में 0 जोड़ूंगा तो 289, अब 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 इकाई, क्योंकि इसका यूनिट इकाई होता है। तो ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी 17 इकाई। देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं 17 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम प्रश्न है, क्या है, कह रहा है कि बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी। अब हमको मूल बिंदु से दूरी पूछा है, मूल बिंदु से कह रहा है कि बिंदु 3,4 है, 3,4 मूल बिंदु से दूरी। मतलब अगर मैं बात करूं कि यह x और x डैश है, या y और y डैश है। मूल बिंदु का निर्देशांक मतलब क्या होता है 0,0 और 3 और 4 का मतलब यह आपका x होता है, यह आपका 4। तो x पे 3 मतलब यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये 3, y पे 4 1 2 3 4, y पे 4 मतलब ये 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ से 3 यहाँ से 4 काट दिया, ये बिंदु कहलाएगा 3,4। तो ये कह रहा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। तो वही फार्मूला, ये आपका 0 0 हो गया तो इसको x1 और इसको x2 मान लिया जाए, और इसको 3,4 है तो इसको x1 y1, इसको x1 y1 मानिए, x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 मानेंगे, ठीक है। तो मालूम चल गया ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यही निकालना है बिंदु की दूरी। ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 और यह कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है 3,4, ठीक है। अब यही दूरी पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका x1 y1, यह हो जाएगा आपका x2 y2 हो जाएगा। और दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है आपका करड़ी में, अगर डी की बात करूँ डी बराबर तो x2 - x1 का होल स्क्वायर अभी जस्ट हमने निकाला है, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 यहाँ पे क्या है 3 माइनस x1 यहाँ पे 0, तो होल स्क्वायर और प्लस y2 यहाँ पे क्या है 4 और माइनस y1 कितना है 0, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 0 हो जाएगा तो 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अगर डी बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 16 9 25, ठीक है। तो डी की बात करें तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, तो आपका दूरी कभी ऋणात्मक होगी नहीं, तो इसलिए डी बराबर हम 5 लेंगे, ठीक है। तो इसका 5 आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब कुछ आप लोगों को, बताइए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कि 2 10 30 अंश बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। चलिए इसको हल कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि 2 10 30 अंश और बटे के 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू आपको रखना है, जैसे 2 गुणे, अब यहाँ पे 10 30 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटे करड़ी में 3, तो हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3, फिर पूरे बटे में 1 + 10 30 अंश का स्क्वायर, मतलब 10 30 अंश का मतलब कि 1 बटे करड़ी में 3, अब इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, यही दे रखा है। अब यहाँ से देखिए कितना आसान सल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 गुणे में करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा 2 बटे करड़ी में 3, नीचे वाला हल हो जाएगा 3 × 3 1 4 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, यह भाग है ना, तो इसको गुणा चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा 2 दूनी के 4, ठीक है, कट जाएगा ना। तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 3 हो गया, ठीक है, 2 करड़ी में 3। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे तो 2 करड़ी में 3 ऊपर गुणा 2 करड़ी में
3 नीचे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6, करड़ी में 3 और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में 2 को गुणा करेंगे तो 4 और करड़ी में 3 को गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4 आ जाएगा करड़ी में 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, फिर टेन 60 अंश दे रखा है और साइन कितना दे रखा है यहाँ पे 30 अंश। ठीक है, तो बताइए कि किसका वैल्यू करड़ी में 3/2 होता है। तो सबको मालूम है साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2, क्योंकि यहाँ पे करड़ी में 3/2 ही आया तो करड़ी में 3/2 को मैं क्या लिख दूंगा साइन 60 अंश, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन साइन 60 अंश का वैल्यू करड़ी में 3/2 होता है तो यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए साइन 60 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसके लिए 9 के लिए, क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि यदि टेन थीटा बराबर ए बाई बी तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए देखिए दे रखा है यहाँ पे टेन थीटा बराबर ए बाई बी, इसका मान पूछ रहा है, किसका मान बी साइन थीटा और माइनस के ए कॉस थीटा और बटे के दे रखा है यहाँ पे बी साइन थीटा और प्लस ए कॉस थीटा दे रखा है। देखिए हमारे पास एक ही वैल्यू है टेन थीटा बराबर ए बाई बी और यहाँ पे टेन थीटा दिख नहीं रहा है कि मैं ए बाई बी का वैल्यू रखूँ, तो टेन थीटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सब में टेन थीटा बनाना है तो मैं क्या करूँगा सब में कॉस का भाग दे दूंगा, सब में कॉस का, इसलिए क्योंकि जब साइन में कॉस का भाग दूंगा तो एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो भाई साइन बटे कॉस बनाऊंगा तभी तो टेन आएगा, तो कॉस नीचे लाने के लिए मैं भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अंश एवं हर में, अंश एवं हर में किसका भाग देने पे कॉस थीटा का भाग देने पे तभी तो टेन थीटा बनेगा, वहाँ पे वैल्यू रखेंगे भाग देने पे, अन्यथा कोई तो मेथड भी नहीं है कि मैं टेन थीटा बनाऊँ। टेन थीटा बनाने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि कॉस का भाग देना पड़ेगा तभी साइन बटा कॉस आएगा 10 बराबर। ठीक है, तो हमने कॉस का भाग दूंगा सब में भाग दिया जाए तो हो जाएगा बी साइन थीटा और बटे में इसमें भी मैं कॉस थीटा का भाग दे दूंगा और माइनस के है आपका ए कॉस थीटा, तो इसमें भी मैं कॉस थीटा का क्या कर दूंगा भाग दे दूंगा। ठीक है, फिर पूरे बटे में आपका है बी साइन थीटा, इसमें मैं भाग दे देता हूँ कॉस थीटा का, फिर प्लस ए कॉस थीटा है इसमें मैं भाग दे देता हूँ कॉस थीटा का, कि किसमें भी भाग होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कॉस से कॉस कैंसिल है, भी कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर बच जाएगा आपका बी साइन थीटा, अब बटे में क्या बच जाएगा कॉस थीटा, माइनस के यहाँ पे सिर्फ ए बच गया, क्या बच गया ए, और बटे में यहाँ पे बी साइन थीटा और बटे के क्या हो गया कॉस थीटा और प्लस माइनस के यहाँ पे क्या बच गया ए। ठीक है, प्लस है ना, नीचे आपका प्लस है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा आपका प्लस बच जाएगा। यहाँ तक कितना चीज़ें तैयार है आप लोगों को बताइए, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं हो जाएगा। बी साइन प्लस कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा और प्लस ए। ठीक है, और ये ऊपर वाला माइनस रहेगा क्योंकि ऊपर वाला ये चीज़ होगा ना, ऊपर वाला को यहाँ लिखा हूँ और नीचे वाला को क्या लिखा हूँ यहाँ पे, तो नीचे वाला प्लस लेकिन ऊपर वाला माइनस है तो ऊपर वाला माइनस कीजिएगा तो ये माइनस है। ठीक है, नहीं गलत आ जाएगा सवाल, ये माइनस है और नीचे वाला क्या बचेगा बी साइन प्लस कॉस क्या कहलाएगा टेन थीटा और बीच में प्लस है प्लस ए। अब तो वैल्यू मालूम ही है बी गुड़े टेन थीटा का वैल्यू क्या था ए बाई बी माइनस के ए, ये जगह बी टेन थीटा का वैल्यू अभी क्या था ए बाई बी और प्लस के ए, बी से बी कैंसिल है, बी से बी कैंसिल, ऊपर बच गया आपका क्या ए माइनस ए और नीचे बच गया आपका ए प्लस ए। ठीक है, ए बच गया। अब देखिए यहाँ पे ए में से ए जाएगा तो 0 ए मिल हो जाएगा 2a, 0/2a का मतलब 0, इसका क्या आंसर आ जाएगा 0। देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं 0, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर आपको समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से हल करना था। चलिए तो यह तो आप लोगों का था बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत अच्छे से। अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका होता है, बहुत आसान तरीके में इसको सिद्ध कर पाएंगे आप। लिखिएगा, देखिए परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने को बोला है, अपरिमेय तो अपरिमेय मानना है। लिखेंगे हम लोग कि माना 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है।
जस्ट उसका उल्टा मानते हैं, ठीक है, जो सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। तो हम लोग मानेंगे 2 + कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय, इसका उल्टा मानेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर आपने 2 + कर्ण में 3 को परिमेय मान लिया तो परिमेय का मतलब क्या हो जाएगा? उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। जहां यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे कि जहां a और b क्या है? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या मतलब इन दोनों का HCF 1 आएगा, ठीक है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या। a और b क्या है? यहाँ पे सभाज्य संख्या है, संख्याएं लिख लीजिएगा, संख्याएं हैं। तथा b जो है 0 के बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है। यही तो एक परिमेय संख्या का कंडीशन यही होना चाहिए, यही ना होता है परिमेय संख्या कंडीशन, जिसे a/b के रूप में लिखें। a/b सभाज्य संख्या होनी चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको करना क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कर्ण में 3 का वैल्यू निकालूं तो कर्ण में 3 बराबर क्या हो जाएगा? a/b, और ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। इतना तो समझ आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ में कर्ण 3 का वैल्यू निकालूं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? b से b कैंसिल हो जाएगा, a का भाग b में देंगे तो b का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2b, ठीक है। तो कर्ण में 3 बराबर a - 2b बटे में क्या हो जाएगा? b, ठीक है। इसलिए ठीक है, चूंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि a और b पूर्णांक है, a और b क्या है? पूर्णांक है, a और b क्या है? पूर्णांक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि a - 2b बटे b, a - 2b बटे b, जो ये आपको पोर्शन है, a और b पूर्णांक है तो ये आपका a का पोर्शन है, आपका b, तो दोनों a b पूर्णांक है तो मैं लिखूंगा a - 2b बटे b एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये आपका परिमेय संख्या है तो इसी के जस्ट बराबर आपको कड़ी में 3 दिया है, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए a - 2b आपका परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर कर्ण में 3 दिया तो कर्ण में 3 भी आपका क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होगा। इसके अनुसार अगर ये परिमेय है तो ये बराबर तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि यह परिमेय संख्या है, अर्थात मैं ये कह दूंगा कि कर्ण में 3 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कर्ण में 3 भी ये क्या है? परिमेय संख्या है। कहूंगा कि नहीं? क्योंकि उसके बराबर है, परिमेय संख्या है। परंतु यह विरोधाभास है, परंतु यह गलत है, परंतु यह विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब कि बस माना गया है, परंतु यह विरोधाभास है। कभी कर्ण में 3 परिमेय संख्या हो सकता है, आप ही बताइए, नहीं ना? तो परंतु यह विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है कि कर्ण में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कर्ण में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो आप कह सकते हैं कि 2 + कर्ण में 3 भी एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, चाहे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपको देखिए, जिस प्रकार लिखा हूँ आप थोड़ा आप लोग राइटिंग बैठा के लिखिएगा अच्छे से, मैं तो जल्दी जल्दी बताने में लिखा हूँ। बस देखिए कितना छोटा सिंपल है पैटर्न, कुछ करना ही नहीं था। जब आपने इसे सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या तो पहली बार आपको मान लेना परिमेय। परिमेय माने का मतलब a/b के बराबर कर देना है, परिमेय का पूरा कंडीशन लिख देना है। कर्ण में 3 का वैल्यू निकाला हूँ तो यहाँ पे आ गया है आप लोगों का कि कर्ण में 3 बराबर a - 2b बटे b। तब मैं जाना हूँ कि यहाँ पे a और b पूर्णांक है, तभी आपका परिमेय होगा। ये परिमेय तो ये भी परिमेय, जो परिमेय जो कि विरोधाभास है, ये कभी परिमेय नहीं हो सकता। तो विरोधाभास है, इसलिए मैं कह सकूंगा कि कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय। और कड़ी में 3 अगर अपरिमेय है तो जाहिर सी बात है कि 2 + कड़ी में 3 भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल प्रूफ दिया था, आई होप क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। चलिए एक क्वेश्चन नंबर क्या था? 11 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है। बहुत ज़्यादा मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, ठीक है। तो हमको तो दो संख्या मालूम ही नहीं है, तो दो संख्या मालूम नहीं तो मानना पड़ेगा। लिखेंगे कि माना दो संख्याएं, क्योंकि वही दो संख्या हमको बताना है। तो माना दो संख्याएं यक्स तथा वाई मान लेते हैं, यक्स तथा वाई है, यक्स तथा वाई है। जहां एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जहां हम कहते हैं कि यक्स क्या है? बड़ा है किससे? वाई से। मैं लिख दूंगा कि यक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब यक्स वाई से बड़ा है।
तो एक्स वाई से बड़ा है, इसलिए प्रश्नानुसार अब जो जो प्रश्न बोला है उसके अनुसार, क्योंकि दो संख्या हमको मालूम हो गया है तो प्रश्न जिस प्रकार बोलेगा उस तरह हैंडल कर लेंगे। जैसे बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर मतलब कि अगर एक्स में से वाई घटा दूं तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है, इसी को समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब कि एक्स संख्या जो है वह वाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो देखिए एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए। और ये समीकरण दूसरा का वैल्यू समीकरण पहला में रख लीजिए। तो लिखिएगा एक्स बराबर 3y का मान, एक्स बराबर 3y का मान किस में रख दिया जाए, समीकरण पहला में रख दीजिए। समीकरण पहला में रखने पर अब समीकरण पहला में रखेंगे तो जहाँ पे भी एक्स आएगा वहाँ पे 3y, तो पहले ही एक्स आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 3y अब माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ माइनस और 3y और y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y। 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 13। और जब y बराबर 13 आ गया तो y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा y बराबर 13 का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पे, ठीक है, दूसरा में रखने का मतलब दूसरा हमारे पास क्या है, x बराबर क्या है, 3y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणे y का वैल्यू कितना आया है, 13। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 3 39। तो देखिए x बराबर 39 और दूसरा y, तो दो संख्या क्या हो गया, देखिए एक 13 एक 39। देखिए इसका 3 गुना है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हम लोग का सही है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अभी 2020 में देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था हालांकि, और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 12 कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको लगाना आना ही चाहिए प्रश्न को। ठीक है, तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्या है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल जो है 4 से 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए वो संख्या, उन दोनों का योग 4 से 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम उस संख्या को मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना संख्या x है। अगर आपने संख्या x मान लिया तो इसका व्युत्क्रम आराम से निकल जाएगा, तब उसका व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, तब उसका व्युत्क्रम। जब आपने एक संख्या x मान लिया तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/x हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हमको लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमसे क्या बोल रखा है, तो प्रश्न हमको ये बोल रखा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 से 1/4 है। तो एक संख्या क्या है x और उसका व्युत्क्रम क्या है 1/x, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 4 से 1/4 हो रहा है। बस ये कंडीशन कह रहा है। और जब इतना हो गया तो आप आराम से हल हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, x, 1/x में देंगे तो x गुणा x में होगा तो x² और प्लस x कैंसिल हो गया, 1 बराबर 4 चौको 16, 1 17 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब कितना आसान है, 4 को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x² और प्लस 4 × 4 बराबर ये हो जाएगा 17x। ठीक है, अब यहाँ से हम काम करेंगे कि 4x² प्लस 17x। ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -17x होगा ना, आराम से। नहीं तो एक काम कीजिएगा, ये सूत्र रोक लीजिए, +4 बराबर 17x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। 4 कॉमन ले लीजिए, आसान बनाने के 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17x। ठीक है, चलिए अब करना हमें क्या है, चलिए अब इतना काम हो गया। अभी इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ, फिर वही काम करना पड़ेगा आप लोगों को, 4x² और प्लस 4x बराबर 17, फिर वही चीज़ काम करना पड़ेगा। 4 गुणा 1 में होगा तो 4 होगा, यहाँ पे x नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे x है। कंडीशन यह है कि 4x² प्लस 17x आएगा तो -17x, और ये क्या है आपका +4, तो हो जाएगा +4 बराबर 0। ठीक है, अब इतना प्राप्त हो गया, तब इतना तो हल हो ही जाएगा ना आराम से। अब तो द्विघात समीकरण बन गया, क्या है, 4x² माइनस के 17x और +4 बराबर 0 है। तो ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने घटाने पे 17 आ जाए और गुणा करने पे 4 चौको 16 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या कौन सा फैक्टर बनना है आप लोगों का, तो गुणा करने पे 16 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 17, तो 16 एकम 16, क्योंकि गुणा करेंगे तो 16 में जोड़ेंगे तो 17, तो हो जाएगा आपका 4x² माइनस के 16x और माइनस के x और +4 बराबर 0, क्योंकि -16x और -x जोड़ेंगे तभी तो -17x होगा। अब यहाँ पे इसका जोड़ा, इसका जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पे आपका 4 है, इस पर भी 4 का भाग चला जाएगा तो 4, और यहाँ पे x 4x कॉमन ले लेता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल, x² में x कटा दूंगा तो एक x बचेगा, माइनस x कैंसिल, 4 चौको 16 हो जाएगा x - 4
फिर माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन है तो एक ले लेंगे तो यक्स माइनस लिया हूँ तो यह प्लस जो होगा माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और -4 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसमें भी x-4 इसमें भी x-4 है, तो करना क्या, कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा x-4 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा 4x-1 बराबर 0। तो एक बार x-4 बराबर 0 कर दीजिए और एक बार 4x-1 बराबर 0 कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 और ये हो जाएगा 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 निकल जाएगा यहाँ से। तो वह संख्या क्या निकल गया, एक संख्या 4 निकल गया और उसका व्युत्क्रम 1/4 निकल गया। देखिए निकल रहा है कि नहीं। और इन दोनों का योगफल देखिए, और इन दोनों का योगफल 4 से 1/4 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 4 से 1/4 ही तो होगा। तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या है, सही है। क्या हमें कि यदि समीकरण x + y बराबर कितना 10 और x बराबर दिया 3m + 2 और y बराबर 4 हो तो m का वैल्यू पूछ रहा है। सब सिंपल हमको करना क्या है यहाँ पे कि x का वैल्यू दे ही रखा है आपको और y का वैल्यू दे ही रखा है, बस इस समीकरण में आप रख दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। दिया हमको कि x + y बराबर कितना दे रखा है 10, ठीक है। x की वैल्यू कितना दे रहा है 3m + 2, तो x की जगह पे हम रख देंगे 3m + 2, तो x का हो जाएगा 3m + 2 हो जाएगा और बीच में प्लस लगाइए y का वैल्यू दे रखा है 4, तो y की जगह लिखेंगे 4 बराबर हो गया आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा 3m और 4 और 2 कितने हो जाएगा 6 बराबर कितना यहाँ पे हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3m की वैल्यू निकालूं तो 3m बराबर क्या हो जाएगा 10 + 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा -6, ठीक है। हो जाएगा 3m बराबर 10 में से 6 चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 4, ठीक है। अगर यहाँ m की वैल्यू निकालें तो m बराबर 4, 3 गुणा में उधर जाएगा तो 3 भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो प्राप्त होगा m का वैल्यू, यही पूछा था कि m का वैल्यू क्या होगा, तो m बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को, आराम से लगा कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, हमसे पहले आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक कोण इसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, जिन दो कोणों का योग 180 अंश है उसे संपूरक कोण कहते हैं। और उन्हीं में से बताना है कि बड़ा कोण छोटे कोण से अगर 18 अधिक है तो दोनों कोण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि दोनों संपूरक कोण क्या लिखेंगे कि माना दो संपूरक कोण, तो हमको तो मालूम नहीं, ये ज्ञात करना है, तो मान लेता हूं माना दो संपूरक कोण को मान लिया जाता है x और y, तो मान लेते हैं दो संपूरक कोण क्या है x तथा क्या है y है। तो दो संपूरक कोण x तथा y, तो इसमें से मान लेता हूं कि x जो है वो y से क्या है बड़ा है। कंडीशन है कि जो x है y से क्या है बड़ा, दो कोण होगा तो एक कोण बड़ा होगा एक कोण छोटा होगा। तो दो संपूरक कोण x और y मान लिया और x मान लिया कि y से बड़ा है, ठीक है। और दो संपूरक कोण प्रश्नानुसार बोला है कि दो संपूरक कोण, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश, मतलब कि कोण x और प्लस कोण y अगर जोड़ दूंगा तो कितना अंश होगा 180 अंश, यही कहलाता है संपूरक कोण, ठीक है। तो इस समीकरण मान लीजिए क्या एक। फिर बोला है कि बड़ा कोण जो होगा ना वो छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण मतलब क्या x जो होगा ना वो छोटे कोण y से 18 क्या है अधिक है। तो प्रश्नांक के अनुसार हमने समीकरण बना दिया, इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अब ये दूसरा समीकरण पहला में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण दूसरा का मान किस में रख दिया जाएगा, इस समीकरण पहले में, समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहले में रखने पे तो चलिए रख देते हैं। तो हो जाएगा x की जगह रखेंगे y + 18, तो यहाँ पे x आ गया तो x लिखेंगे y + 18 फिर प्लस ये अपना y तो रहेगा ही बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। y मिलकर हो जाएगा आपका 2y और प्लस हो गया आपका 18 अंश बराबर ये हो गया आपका 180। अगर मैं यहाँ से 2y की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 180 अंश प्लस 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -18 अंश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा 162 बचेगा। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 162/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 2 8 16 2 1 2, y बराबर कितना गया 81 अंश। और जब y बराबर 81 अंश आ गया तो y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो लिखिएगा y बराबर 81 अंश का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, दूसरा आपके पास क्या है x बराबर y + 18 अंश, यही है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर y की वैल्यू कितना है 81 अंश,
तो 81 अंश प्लस क्या हो जाएगा 18 अंश, और 81 और 18 जोड़ देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 8 1 9 8 1 9 99 अंश। तो देखिए यक्स का वैल्यू कितना आ गया 99 अंश और एक वाई का वैल्यू 81 अंश। तो देखिए ये संपूरक कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो रहा है कि नहीं। देखिए 9 1 10 8 9 17 1 180 होगा ना। तो देखिए तो ये कोड पूछा था तो कोड निकल गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए ये प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर इसका बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे लगेगा चलिए देखा जाए। कह रहा है कि इस समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे हम, फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 3 दूनी के 6। ऐसा कोई संख्या बताइए कि गुणा करने पर भी 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पर भी क्या आ जाए 6, ऐसा कोई बनेगा नहीं। तब ऐसा फैक्टर गुणनखंड विधि से नहीं होता है, तो उसको हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। किससे, द्विघाती सूत्र से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मूल ज्ञात करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको हम तुलना करेंगे किससे, द्विघाती समीकरण से। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 और x से x कैंसिल, तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 6 और c बराबर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू ज्ञात हो गया। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र। इसलिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी फिर प्लस माइनस करड़ी में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है और बटे में क्या होता है आपका 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र होता है। अब इसी पे रख देना है आपको, लिखेंगे x बराबर, सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b का वैल्यू कितना है माइनस के 6 तो माइनस के 6 लगा दीजिए, बीच में आपका प्लस और माइनस है कोई बात नहीं लगा दीजिए, करड़ी में बी स्क्वायर, बी आपके पास है माइनस के 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 2, फिर यहाँ पे बटे में 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, आगे इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 और बीच में प्लस माइनस, और इसे हल करेंगे माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा 36, फिर माइनस 4 3 12 दूनी के 24 और बटे में 3 दूनी के 6 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो x बराबर आपको मिलेगा यहाँ पे 6 और प्लस माइनस, ठीक है 36 में से यहाँ पे 24 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 12, तो हो जाएगा 12/6। ठीक है, क्या हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। एक ऐसे अब यहाँ से आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस करड़ी में इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 3, 4 3 12 और बटे में हो जाएगा 6। यहाँ से x केवल निकालते तो x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 करड़ी में ही रहेगा। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 6। एक बार प्लस लेने पे एक बार निगेटिव लेने पे, तो लिखेंगे कि पॉजिटिव लेने पे, क्या लेने पे पॉजिटिव लेने पे, तो अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ यहाँ पे तो हो जाएगा x बराबर के 6 प्लस 2 करड़ी में 3 अब बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2 कामा ले लेंगे, 2 कामा लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा करड़ी में 3 और बटे में क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काट देंगे तो हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह यहाँ से आंसर आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला मूल निकल गया आपका x बराबर इतना, और पॉजिटिव लेने पे। ठीक है, और एक बार निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव लेने पे मतलब कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 2 करड़ी में 3 और बटे में 6, तो x बराबर फिर 2 कामा ले लेंगे तो 2 3 6 3 माइनस करड़ी में 3 और बटे क्या हो जाएगा 6, काट देंगे तो 2 3 6 x बराबर आपके क्या हो जाएगा 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा मूल निकल गया। तो यहाँ से पहला मूल और ये दूसरा मूल, तो मूल पूछा था आराम से निकल गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चनों को लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको जानिए। ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए ये प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विविधकर है। अब इस द्विघात समीकरण है इसका विविधकर ज्ञात करना है। ठीक है,
तो सिंपल व्युत्कर सबको मालूम है व्युत्कर कैसे निकलेगा। तो व्युत्कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये व्युत्कर का फार्मूला होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका समीकरण दिया है 3x स्क्वायर और प्लस क्या दे रखा है 4x माइनस 5 बराबर 0 दे रखा है ना। पहले हम द्विघाती सूत्र से इसको तुलना करेंगे, मतलब द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है उसको एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो उसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तब हम, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3, यहाँ से x कैंसिल, तो b बराबर क्या आ जाएगा 4 और c बराबर आ जाएगा -5। अब यहाँ पे इसलिए विविध कर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा b मतलब यहाँ पे 4, तो 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 गुणे a मतलब 3, फिर c मतलब -5। तो हो जाएगा d बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस गुणा होते हो जाएगा प्लस, 4 3 12 12 5 60। तो d बराबर क्या हो जाएगा 60 और 10 70 6 76। तो d बराबर क्या गया 76 आ गया। ये इसका निकल गया विविध कर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार इसको लगाया जाता है और आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में आएगा तो आराम से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 से 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा कोई एक संख्या है, अगर उस संख्या का व्युत्क्रम कर दिया जाए फिर दोनों का योग करेंगे तो इतना होगा। तो चलिए हमको संख्या मालूम नहीं है तो लिखेंगे कि माना संख्या x, मान लेता हूँ कि वो संख्या क्या है x है, माना संख्या x है। तब संख्या आपने x मान लिया, तब संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तब संख्या का व्युत्क्रम लिखेंगे, तब संख्या का व्युत्क्रम जब आपने संख्या x माना तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1/x ही तो होगा। तो आपने संख्या माना था x, तो x का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x। अब इन दोनों का योगफल 4 से 1/4 है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न तो यही बोला ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार बोला है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग इतना था, एक संख्या मैंने माना x और इसका व्युत्क्रम हो गया 1/x। अब इन दोनों का योग जो है वो है 4 से 1/4, यह प्रश्न बोला है, ठीक है। तो यहाँ से आराम से लगा देंगे। तो यहाँ x में x गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 और बटे में क्या बचेगा x बराबर 4 चौके 16 1 17/4। यहाँ तो जानेंगे आप लोग। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, इसका गुणा होगा तो 4x स्क्वायर और प्लस 4 एकम 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 17 में x गुणा होगा तो 17x, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से हल कर लीजिए, यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 17 इधर आएगा तो -17x, यह हो गया +4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ इसका गुणा करिए 4 चौको 16। तो ऐसा फैक्टर बनाइए कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 17 और गुणा करने पे क्या आ जाए 16 आ जाए। तो यही है 16 कम 16 गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में जोड़ेंगे तो 17 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस के x, क्योंकि -16x और -x सभी मिलकर तो -17x होगा और प्लस या 4 बराबर 0। तो एक साथ इसका पेयर बना लीजिए, इसके साथ इसका पेयर बना लीजिए। तो पेयर बनाने का मतलब कि यहाँ पे क्या कम हो जाएगा 4, इसमें भी x इसमें भी, 4x कम लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, या x स्क्वायर तो x कैंसिल, तो 8x बचेगा माइनस 4 चौको 16 4 x कैंसिल, तो x -4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप माइनस है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये कम ले लेंगे तो x, और ये माइनस कम लेते हैं प्लस किस में चेंज जाएगा माइनस में, तो -4 बराबर 0। तो देखिए x -4 इसमें भी, x -4 इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x -4 हमने ले लिया कॉमन, तो बच जाएगा 4x, इधर बच गया -1 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसी के बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, अलग अलग। तो एक बार हो जाएगा आपका x -4 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर +4 आ जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे कि 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 और x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो वो संख्या देखिए x है और उसका वो संख्या 4 है, उस 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4। इन दोनों का योग कितना होगा 4 से 1/4 होगा। तो हमारा संख्या बिल्कुल सही है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था और इसको आपको बनाकर अच्छे से जाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़िया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई जो होगी ना आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे से दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी ऊंचाई जो होगी या जो ऊंचाई है वह आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर, अगर आधार की लंबाई को अगर हम यक्स मान लेते हैं तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर पूछा हमसे कि आधार की लंबाई इस यक्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना, यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा आप लोगों को, माना समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार। तो समकोण त्रिभुज का आधार आपको मान लेना है क्या, बराबर यक्स मान लेते हैं, यक्स सेंटीमीटर है, यक्स माने हैं। तब आधार यक्स है तो ऊंचाई यक्स प्लस 7 होगी, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो लिखेंगे इसलिए जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग को मालूम है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे से दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 आधार कितना निकला है, यक्स, इंटू ऊंचाई कितना निकला है, यक्स प्लस 7 निकला है। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 30 बराबर 1/2, इसमें गुणा का होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर और प्लस 7 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा होगा तो 30 दूनी के 60 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा तो उतना ही आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स आएगा। तो इसको इस साइड लिख लीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स, इसको इधर साइड लिख लीजिए 60। अब 60 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 60 इधर आएगा तो -60 बराबर 0। अब यहाँ से फैक्टर बन जाएगा आप लोगों का, यहाँ हल कर देता हूँ। क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स और माइनस के 60 बराबर 0। तो गुणा कीजिए, जोड़ने या घटाने पे आपका प्लस 7 आना चाहिए, गुणा करने पे 60 आना चाहिए। पेयर बनाइए तो कैसा बन सकता है, 12 5 60, 12 में 5 गुणा होगा तो 60, 12 में 5 जुड़ गए, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस के 12 यक्स और माइनस के 5 यक्स, क्योंकि 12 में से 5 घटेगा तभी तो 7 यक्स आएगा, माइनस के 60 बराबर 0। अब दो का पेयर बना लीजिए, यहाँ यक्स कामा लेंगे तो यक्स प्लस क्या आ जाएगा 12, अब माइनस यहाँ 5 कामा ले लेते हैं तो यक्स, माइनस कामा लिए तो माइनस माइनस प्लस, 5 का भाग 60 में देंगे तो बराबर जाएगा बराबर 0। इसमें भी यक्स प्लस 12 आ गया, इसमें भी यक्स प्लस 12 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्स प्लस 12 इसमें भी, एक्स प्लस 12 भी इसमें भी, तो कामा ले लेते हैं। तो एक्स प्लस 12 आपने कामा ले लिया तो इधर बच जाएगा आपका यक्स, इधर बच गया -5 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस 12 बराबर 0 कर लेंगे और एक बार यक्स -5 बराबर क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर वैल्यू आएगा आपका -12, तो लंबाई कभी माइनस में होती नहीं थी, इसको कैंसिल, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 5। तो अतः हमको आधार की लंबाई पूछा था, तो आधार की लंबाई क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आधार की लंबाई 5 तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अधिक, तो 7 5 12 हो जाएगा ऊंचाई इसका। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 था और आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6 कड़ी में 3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या है। देखिए अब हमको पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, चलिए कोण B का मान पूछ रहा है हमसे ना, तो चलिए हम बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और उसमें कहा है नाम रख लेते हैं ABC। दिया है AB बराबर 6 कड़ी में 3, तो AB बराबर हो जाएगा 6 कड़ी में 3, ठीक है। AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण B का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कोण B का वैल्यू कितना होगा, तो आप सोच रहेंगे कि समकोण त्रिभुज बन गया तो कोण B का 90 अंश होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोण B 90 अंश तभी होगा कि जब ये समकोण त्रिभुज का रूल फॉलो करेगा। समकोण त्रिभुज का रूल यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यह रूल फॉलो कर दिया तो समझ लीजिए कि कोण B कितना होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा उस कंडीशन में। तो चलिए देखिए कैसे होगा यह। तो लिखेंगे कि कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब मतलब BC का स्क्वायर, आधार मतलब AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ AC का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर कर दिया जाएगा बराबर BC मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, प्लस आधार यहाँ पे 6 कड़ी में 3
इसका क्या कर दिएगा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 और गुणे कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो देखा जाए 144 बराबर हो जाएगा 36 और प्लस 36 18 3 3 9 1 10 108। ये इधर हो जाएगा 144 बराबर 108 और 36 भी 144 होता है। मतलब ये बात हमको प्रूफ हो गया कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर आ रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसलिए त्रिभुज ABC में जो कोण बी है वो बराबर 90 अंश है। ठीक है, क्या है 90 अंश है। ये पाइथागोरस का विलोम है कि जब कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है तो उसमें जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो क्लियर हो गया ना। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। दो बिंदु दिया है 5,0 दिया है -12,0 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसको ए बिंदु मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए और ये ए का निर्देशांक दिया है 5,0 और बी का निर्देशांक दिया है -12,0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जिसको हम डी से डिनोट करते हैं पूछ रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सबको मालूम है। ठीक है, इसको मान लिया जाए x1, इसको मान लीजिए क्या y1, यह हो जाएगा आपका x2 और यह हो जाएगा आपका y2। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी डी बराबर फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना, आराम से लगा लीजिएगा इस पे। डी बराबर करड़ी में x2 यहाँ पे क्या है -12, तो आप लिखेंगे -12, बीच में माइनस लगा दीजिए। x1 है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। इसका हो गया होल स्क्वायर और प्लस y2 यहाँ पे क्या है 0 माइनस y1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर d की बात करूँ डी बराबर क्या निकलेगा यहाँ से -12 माइनस 5 माइनस के 17 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पाया जाएगा कि डी बराबर -17 का होल स्क्वायर कितना होता है 17 का 289 होता है ना। तो 17 का हो गया 289 और प्लस 0 का 0 होता है। तो डी बराबर 289 प्लस 0 क्या हो जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल तो 289 का मूल होता है 17, तो हो जाएगा 17। तो डी बराबर 17। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या गया 17 इकाई। क्या गया 17 इकाई। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 8 आप लोगों को अच्छे तरीके से। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9, इसका आंसर बता के दिखाइए कि 2 10 30 अंश बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, बस वैल्यू आपको मालूम रहेगा तो आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। देखिए 2 गुणे 10 30 अंश का 10 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 बटे करड़ी में 3 होता है। तो हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 बटे में 1 माइनस 10 30 अंश को स्क्वायर करना है। मतलब 1 बटे करड़ी में 3 का वैल्यू रख कर इसका क्या कर देना है आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आराम से हल हो जाएगा। तो 2 में 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे करड़ी में क्या हो जाएगा आपका 3 और बटे में देखिए हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऊपर आपका तो यही बचेगा 2 बटे करड़ी में 3 और नीचे क्या जाएगा 3 कम 3 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे क्या बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 या भाग में तो गुणा में चेंज करेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल बच जाएगा कि आपका ऊपर 3 और नीचे करड़ी में 3 बच गया। तो सबको मालूम है कि नीचे आपका परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसलिए करड़ी में 3 का गुणा ऊपर करड़ी 3 का गुणा नीचे भी कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 3 करड़ी में अरे 3 गुणे करड़ी में 3 और 3 में करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, करड़ी में 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा करड़ी में 3 आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा करड़ी में 3 आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। आप लोगों अगर 10 के रूप में पूछता है कि 10 के रूप में करड़ी में 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो हम इसको लिखते हैं 10 60 अंश, क्योंकि 10 60 अंश का वैल्यू क्या होता है करड़ी में 3 होता है। ठीक है, तो क्लियर ये भी आ सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग एकदम क्लियर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, जहाँ 3a क्या है न्यून कोण है, तब a का वैल्यू पूछ रहा हमसे। हमको दे कर रखा है साइन 3a बराबर क्या दे रखा है कॉस a माइनस कितना दे रखा है 26 अंश दे रखा है। कह रहा है कि 3a अगर एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू याद कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं
कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है कि कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो बताइए साइन 3a है, तो क्या मैं साइन 3a को ये लिख सकता हूँ कि इसको कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 3a अगर यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ साइन 3a नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो साइन 3a को हमने लिख लिया cos 90 माइनस 3a बराबर इधर आपका है cos a माइनस 26 अंश है। cos से cos कैंसिल कर दीजिए, बच जाएगा आपका 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश, तो हो जाएगा 90 और माइनस 26 अंश इधर आएगा तो प्लस 26 अंश बराबर a माइनस 3a उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3a, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा 6 और 9 2 11 116 बराबर 3a और a मिलकर हो जाएगा 4a, a से काट दीजिए 4 दूनी के 8 और 4 9 36 बराबर a बराबर कितना आ गया 29 अंश आ गया। यही तो वैल्यू पूछा था, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो सिंपल होता है, बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा लेंगे आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ऊंचाई एवं दूरी से कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत सिंपल है, देखिए यह धरती है, क्या है धरती। अब इस धरती पर ऊर्ध्वाधर एक मीनार खड़ी है, देखिए मीनार खड़ी हुई है और धरती पे एक बिंदु है मान लीजिए यहाँ पे, और इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है यहाँ तक की दूरी कितना है 15 मीटर, 15 मीटर दूर वो इसके मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी है। ठीक है 15 मीटर, और कह रहा है कि मीनार के शिखर का, ये ऊपर का शिखर का इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश है 60, उन्नयन कोण मतलब कि नीचे वाला कोण कितना है 60 अंश है। तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब यह मीनार की ऊंचाई एच ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो देखिए लंब दे रखा है और ये आधार, तो लंब बटे आधार से निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब आधार, लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे क्या है ए बी और आधार हमारे पास यहाँ पे सी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा की जगह रखेंगे 60 अंश बराबर ए बी का वैल्यू एच, सी डी वैल्यू दे रखा है कितना 15। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दिया है टेन 60 अंश, टेन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है करणी में 3, तो हो जाएगा आपका करणी में 3 बराबर एच बटे 15। अब एच की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा एच बराबर इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 करणी में 3 मीटर, 15 कड़ी में 3 मीटर क्या निकल के आ गया, इसकी हाइट निकल के आएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, छोटे छोटे प्रश्न आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये क्या आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 था, क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये क्वेश्चन रचना से संबंधित है, किसे रचना वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5/8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए भी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार आप करेंगे। सबसे पहले इसके लीजिएगा और एक रेखा खींचिएगा, कितना सेंटीमीटर का 7.6 सेंटीमीटर का, मैं बता रहा हूँ आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा आपको खींच लेना है, खींच लिया आपने। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपने रेखा का नाम रख लिया ए और बी आपने रख दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो आपको ए दिखाई दे रहा है बिंदु ए, इस पर एक न्यून कोण बनाना, न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा हो, तो एक न्यून कोण बना देना है। तो कोई भी आप 30 अंश का 60 अंश का 45 अंश का कुछ भी बना सकते हैं, एक न्यून कोण आपको बना देना है। न्यून कोण बनाने के बाद आपको करना है देखिए 5/8, 5/8 के अनुपात में विभाजित करना है ना, तो 5 और 8 को जोड़ दीजिए, तो 5 8 4 कितना हो जाएगा, अरे 5/8 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो 13 भाग में एक लंगड़ा प्रकार खोल के 13 भाग समान भाग में यहाँ पे भर के दूरी 13 भाग काट लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको और बढ़ा दीजिए 13 भाग काट लेना है। इसको 13 भाग कट गया, इसका नाम रख देना है, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6, ये हो जाएगा A7, ये हो जाएगा A8, ये हो जाएगा A9, ये हो जाएगा A10, ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा A13। 13 भाग हो गया। अब A13 को हम क्या करेंगे, B से मिला देंगे। ठीक है, A13 को आपको क्या करना है, B से आपको मिला देना है। ठीक है, इतना काम कर देना है।
और फिर आपको करना क्या है कि A13 और B जो है उसके समानांतर आपको A5 से एक रेखा खींचना है, इसके समानांतर, किसके, इसके समानांतर के लिए क्या होगा कि लगना प्रकार लेकर और यहाँ से यहाँ बिंदु A13 पर रख लगना प्रकार कोई दूरी एक ले लीजिएगा, कोई भी दूरी एक दूरी लेकर यहाँ पे इस तरह चाप लगा दीजिएगा, फिर उसी लेके यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप लीजिएगा कि ये दूरी क्या कह रहा है। ठीक है, यह दूरी यहाँ पे जो कह रहा है उस दूरी उतना भर लीजिएगा। दूरी भरने के बाद सेम यहाँ पहुँचेगा 5 पे रख के यहाँ पे एक चाप आपको लगा के फिर यहाँ पे रख के उतना दूरी को आपको ऐसे काट लेना है। ठीक है, काटने के बाद आपको इससे मिला देना है। ठीक है, जो यहाँ पे कट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कटेगा वैसे तो मिला दीजिएगा और यहाँ पे इस तरह मिला दीजिएगा। तो अब ये देखिए आपने क्या किया, A5 से A13 और B के समानांतर एक रेखा कर दिया, मान लीजिए बिंदु P पर काट दिया। ठीक है, आपने रेखा खींच लिया। अब ये रेखा क्या किया, अब ये बिंदु जो P है इसको बांट दिया 5:8 के अनुपात में बट गया। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, तो 5:8 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, अब इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा रचना के चरण। अब ये डायग्राम बन गया आपका, आपको लिखना पड़ेगा रचना के चरण कि सबसे पहले रचना आपने क्या किया है, रचना के चरण। रचना के चरण में पहला आपको लिखना पड़ेगा कि पहले हमने तो क्या किया, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। पहले तो यही किए हम लोग कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा हमने क्या किया कि न्यून कोण हमने बनाया कौन सा, BAX। यहाँ पे इसको x मान लीजिए, ये क्या है x, तो हमने न्यून कोण BAX बनाया। न्यून कोण हमने BAX बनाया हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। न्यून कोण BAX बनाया और किरण AX खींचा, और किरण क्या खींचा, AX खींचा। इसके बाद तीसरा चरण आपने क्या किया है कि AX पर 5 + 8 बराबर 13 बिंदु हमने काटा है। 5 + 8 बराबर 13 समान बिंदु हमने काटा है। उसका नाम क्या है हमारा कि ये समान बिंदु काटा, समान बिंदु मतलब कि सब बराबर भागों में बांटा हुआ है, मतलब कि A डैश यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर है, A डैश A2 के बराबर है, और यह A2 A3 के बराबर है, और यह A3 A4 के बराबर है, और यह A4 A5 के बराबर है, और यह A5 A6 के बराबर है, और यह A6 A7 के बराबर है, और यह A7 A8 के बराबर है, और यह 8 A9 के बराबर है, और यह A9 A10 के बराबर है, और यह A10 A11 के बराबर है, और यह A11 A12 के बराबर है, और यह 12 A13 के बराबर, मतलब सब समान अनुपात में विभाजित हैं। ठीक है, समान अनुपात में काटा है, इस तरह लिख देना है। इसके बाद चौथा पे हम लोग क्या किया है कि अब A13 को B से मिलाया है, लिखेंगे अब A13 और B को मिलाया, A13 और B को हमने क्या किया है, मिलाया। यह पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद तो मिलाया, फिर पांचवा पॉइंट क्या करना है कि A5 से A13 और B के समानांतर रेखा खींचा हमने, तो लिखेंगे A5 से A5P यही ना, A5 और A5 और क्या है P, तो A5 से A5P समानांतर हमने खींचा यह 13 और B, ये 13 B के समानांतर हमने A5P खींचा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को, P खींचा। इसके बाद यहाँ पे खींच लिया ना, तो अब बिंदु P अब खींचा है, तो जो बिंदु P है वह 5:8 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु लिखेंगे बिंदु P AB को 5:8 में विभाजित करता है, इस तरह आपको लिख देना है। फिर हमसे पूछा था क्या कि यहाँ तो A संबंधे और 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब कि AP संबंधे PB कितना होगा, 5:8, तो लिखेंगे आप
AP = PB कितना होगा 5:8 के अनुपात में हो जाएगा विभक्त। इसके बाद दोनों भागों को नापने के लिए बोला था, तो लिखेंगे दोनों भागों को मापने पर। आप लोग अपने स्केल से बनाइएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं तो हाथ से ही बनाया हूँ, आप लोग स्केल से बनाइएगा। दोनों भागों को तब नापेंगे तो मालूम चलेगा कि AP की दूरी आएगा 2.95 सेंटीमीटर, और यहाँ PB की जो दूरी अगर नापी देख लीजिएगा वो आ जाएगा 4.65 सेंटीमीटर। नापने पर इतना ही प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट था इसलिए मुझे बताना पड़ा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, ठीक है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कह रहा है कि अगर यह त्रिज्यखंड की बात करूं तो अगर इसकी त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है, r बराबर 6 सेंटीमीटर, या कोण कर रहा है 60 अंश त्रिज्या कर रहा है, तो त्रिज्यखंड का पूछ रहा है हमसे कि क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन यह है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, r बराबर कितना दिया है, r बराबर 6 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 अंश दिया है, ठीक है। बस आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आराम से निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है कि πr² थीटा बटे कितना होता है 360, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई गुणे r की वैल्यू कितना है 6, तो हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, और थीटा वैल्यू कितना है 60, और बटे में हो जाएगा 360। तो यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7 रख दिया जाए, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और गुणे इसको काट दिया जाए 6 कम 6 मतलब 60 कम 60, 60 6 के 100, 360 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बटे कितना बच गया 6, फिर इसको काट दीजिए 6 के 36, अब नहीं कट रहा है, तो हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 13, 132/7, 132/60 का मतलब कि 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन जो आएंगे आप इसको आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करके चले आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि एक त्रिज्यखंड है, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है जो कि इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, इन दोनों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 12 थी, 12 त्रिज्याएं समान होती है। और यह इसका कोण कितना अंतरित कर रहा है 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। कह रहा है कि अगर ये इस पोर्शन को उठा के अगर इस पर रख दिया जाता है एक शंकु बन जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल बन जाएगा। अगर इस पोर्शन को उठा के इस तरह मोड़ दूं तो एक शंकु तैयार हो जाएगा। तो कह रहा है कि उस शंकु का आयतन बताइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, यह त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अगर ये त्रिज्यखंड की जो चाप की लंबाई होगा तो उसको अगर इस तरह मोड़ूंगा तो शंकु की क्या हो जाएगा, परिधि की लंबाई हो जाएगा। शंकु की परिधि की लंबाई हो जाएगा कि नहीं, अगर इसको मैं इस तरह मोड़ दूं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यहां से लेके यहां तक। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या होता है। कोण गुणे त्रिज्या, कोण हमको कितना है 120 अंश का कोण दिया है, और त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो त्रिज्या आपका होता है पाई बटे 180, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 12। यही फॉर्मूला से निकलता है ना, तो आराम से निकल जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 6 के 12 और 2 9 18, 3 से काटे 3 दूनी के 6 और 3 तली के 9, तो हो जाएगा 2 पाई बटे में 3 और गुणे कितना हो जाएगा 12। काट दीजिए, 3 चौको 12, 4 दूनी के 8 पाई। 8 पाई क्या निकल गया इसका कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 8 पाई निकल गया, ठीक है। अब त्रिज्यखंड की चाप की जो लंबाई होगी यहाँ तक देखिए ये 8 पाई आ गया, कितना आ गया 8 पाई। अब इस वाले पोर्शन को अगर इस तरह यहाँ पे मुड़ा दूं तो एक शंकु बन जाएगा, इस तरह बनेगा कि नहीं, अगर
देखिए इस तरह बनेगा। इस वाले पोर्शन को अगर इस तरह इस पे हटा दूं तो शंकु बन जाएगा। अब ये शंकु का जो आधार होगा, तो शंकु का आधार इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, ये तो है, इस तरह मोड़ा हूं तो बिल्कुल है। तो लिखूंगा यहाँ पे कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई होगा, चाप की लंबाई वो बराबर होगा किसके, शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगा। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कितना आ गया, 8 पाई। अब बराबर शंकु के आधार की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से पाई कैंसिल और 2 चौको 8, मतलब यहाँ से क्या निकल गया हमारा आर। आर बराबर त्रिज्या कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। आर बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। अब देखिए, अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई यह निकालने वाला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु मालूम है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है। तो शंकु देखिए यही 12, इसकी जो है त्रिज्यखंड 12 सेंटीमीटर है और इसको बनाया गया शंकु, तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर निकालेगी वाला पोर्शन। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल है, किससे, एल से नोट करते हैं ना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है। तो यल हमको निकालना है, तो यल स्क्वायर बराबर आर, त्रिज्या कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस एच निकला है 8। कितना निकला है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो ये जो एल नहीं सॉरी एल का तो वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू कितना 12। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना है 12 दे रखा है, क्योंकि ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 12 दे रखा ना, हमको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई मतलब यह हाइट, यह वाला हाइट, यह हाइट। तो ये हाइट कैसे निकलेगा, आराम से निकाल देंगे इस वाले फार्मूला से। इसको काटिए, यहाँ से एल का वैल्यू कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर आर कितना दिया 4 का स्क्वायर। एच ने ज्ञात करना था, एच स्क्वायर बराबर 12 क्या होता है 144 बराबर 4 को क्या होता है 16 और प्लस एच स्क्वायर। तो वह हो जाएगा 4 का 144 बराबर 16 प्लस एच स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 प्लस 16 इधर आएगा तो -16 बराबर एच स्क्वायर। 144 में से यहाँ 16 घटा दिया जाए, कितना बच जाएगा 128 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। अगर एच का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा करड़ी में 128। ठीक है, तो एच बराबर में इसको कैसे लिख सकता हूँ, 64 गुणे 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो एच बराबर 64 का 8 और गुणा बाहर निकल जाएगा, 2 नहीं निकलेगा तो 2 अंदर रह जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा 8 करड़ी में 2। ठीक है, यह आ गया ऊंचाई। तब ऊंचाई हमको मालूम चल गया, त्रिज्या हमको मालूम ही है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु का आयतन ही पूछा था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन। तो इसलिए शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है, आयतन होता है, तो 1/3। ठीक है, और पाई को पाई छोड़ देते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया, त्रिज्या 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 16 और एच का वैल्यू अभी निकला है कितना 8 करड़ी में 2 निकल गया है। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से निकलेगा 16 वाटे 128, तो 128 करड़ी में 2 पाई और बटे में नीचे बच गया 3 सेंटीमीटर घन, क्योंकि घन निकलेगा, आयतन किस में निकलता है घन में। तो इतना हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आई होप क्लियर हो गया प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर क्या है 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए छोटा सा प्रश्न है, बहुलक से एक प्रश्न आ जाता है। तो देखिए आंकड़ा दिया रहेगा, संख्या 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो लिखेंगे आरोही क्रम में, लिखने पर आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे मतलब पहले क्या आ जाएगा 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आ जाएगा 5 के बाद आता है 6, तो 6 कितने बार 6 1 2 3 3 बार 6, फिर इसके बाद क्या आएगा 8। तो यहाँ बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया। अब देखिए बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका बहुलक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो बारंबारता मतलब कि 6 सबसे ज्यादा बार आया, 6 कितने बार आया 3 बार आया है। तो लिखेंगे दी गई संख्या में, इसलिए लिखेंगे दी गई संख्या में 6 की बारंबारता, 6 की बारंबारता क्या है सबसे
अधिक 3 है, सबसे अधिक 3 है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, इसलिए बहुलक 6 हो जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बहुलक वही कहलाता है। तो ये आंकड़ा बन जाता है, आंकड़ा दे देगा, पूछेगा बहुलक, तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा उसके मतलब बहुलक वही कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में संख्याओं 22, 8, x प्लस 4, x प्लस 2, फिर 10, 8 तथा 6 की माध्यिका दिया है 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या आपको दिया है क्या, 22, 18, और एक दिया रखा है x प्लस 4, और एक दे रखा है x प्लस 2, और इसके बाद 10, इसके बाद 8, इसके बाद 6। अब संख्या देखिए अपने आप ही किस क्रम में है, अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में है चूंकि कुल पदों की संख्या कितना है, यहाँ पे देखिए कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या मतलब n, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 है। 7 मतलब क्या कि जो कि क्या है, विषम संख्या है, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे पदों की संख्या विषम संख्या है। तो विषम संख्या होता है तो इसलिए माध्यिका कैसे निकलता है, तो विषम संख्या का माध्यिका निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2वें पद का मान, इतने पद का मान। ठीक है, जब भी विषम संख्या होता है तो इसी फॉर्मूला से निकलता है। तो n का वैल्यू कितना दिया है, माध्यिका तो आगे दे ही रखा था, माध्यिका कितना है 12, तो माध्यिका यहाँ 12 लिख दूंगा, और n का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 7, तो 7 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 7 1 8 बटे 2, 2 चौको 4, 4वें पद का मान, 4वें पद का मान। तो 4वें पद का मान 1 2 3, 4वें पद में क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 12 बराबर 4वें पद का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, तो इतना पदों का मान, इतना पदों का मान। अब यहाँ से निकल जाएगा आपका 12 बराबर x प्लस 2 है, यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस 2 इधर आएगा तो -2, तो 12 में से 2 गया तो 10, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 10 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू पूछा था, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसको एकदम बहुत आसान तरीके से लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं, ये हमेशा आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिंपल आप इसको लगा पाएंगे। कह रहा है कि 1 बटे अगर x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9 है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पक्षांतर मतलब इसको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने का मतलब कि x स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 आएगा, बराबर 9 को गुणा 1 में करेंगे तो 9। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर 9 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 9 से 5 गया तो 4। यहाँ से x के वैल्यू निकालेंगे तो वर्ग उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल में, और वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा +-2, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 17। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो दो बिंदु दे रखा है, एक -2, 6 और एक दे रखा है -2, 10। सबको मालूम है कि हो जाएगा आपको x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो आराम से निकाल लेंगे। इससे कैसे निकलेगा, तो यहाँ x की बात करूँ तो x1 क्या है -2 और प्लस x2 क्या है यहाँ पे, ये भी आपका -2 और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर -2 और प्लस में माइनस गुणा होगा तो -2 और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो हो जाएगा x बराबर -2 -4/2 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, तो x बराबर -2 आ गया। इसी तरह y भी निकल जाएगा, तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2, y1 क्या है यहाँ पे 6 और प्लस y2 क्या है 10 और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो y बराबर 10 और 6 कितना होता है 16, 16/2 कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसलिए जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा,
मध्य बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक निकलने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x पे कितना है -2, y पे कितना है 8। तो -2 का जो 8 है वो निकल के आ गया आपका मध्य बिंदु का क्या निकल के आ गया, निर्देशांक निकल के आ गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया -2 का 8। बताए कोई दिक्कत है, इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया ना, कि जब भी दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा, कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो फॉर्मूला ये लगेगा x1 + x2/2 y1 = y1 + y2/2 लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न आपके लिए एक प्रश्न यहाँ से बनना तय है कि sin 27 अंश बटे sin 63 अंश का मान। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, इसका आंसर हमेशा 1। जब भी इस तरह आ जाएगा, अगर दो कोणों का योग, देखिए दो कोणों का योग अगर 90 अंश आ गया, थीटा बराबर 90 अंश आ गया दोनों कोणों का योग, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। कैसे होता है समझिए, हमको लगाने को बोला कि sin 27 अंश बटे क्या बोला है कि sin 63 अंश। तो करना होता है इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे sin 27 है ना, sin 27 को क्या लिख पाएंगे आप, तो आप लिख दीजिएगा sin 90 - 63, क्योंकि 90 में से 63 जाएगा तभी sin 27 आएगा, और नीचे आपका sin 63 ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए ये साइन नहीं होता है, cos है, सॉरी, कैसे होगा, नीचे cos है तभी तो हो पाएगा। तो यहाँ पर नीचे cos कर लीजिएगा आप लोग, नीचे cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 63 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, तो sin 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos 63 अंश, अब बटे में क्या हो जाएगा यह cos 63 अंश, कट के क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं। तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसको सवाल को सही कर लीजिएगा। सवाल इस तरह होता है, sin 27 अंश बटे में cos 63 अंश है, मतलब एक sin रहेगा तो एक cos रहेगा, या एक ऊपर cos रहेगा तो नीचे sin, ताकि चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाए, कट के क्या आ जाए 1 आ जाए। तो बहुत सिंपल, आप लोग जानते भी इस क्वेश्चनों को है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना, तो आप बहुत प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन करके चले आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।